हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस एंड टेक के अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। हमारा एक चैप्टर स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ रहे थे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, मतलब स्त्री प्रजनन तंत्र। इसका मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें बता दी थी। आज हम इसकी डिटेलिंग करेंगे, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं। बहुत डिटेल में इस चीज को अच्छे से समझेंगे ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएं। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस जो दिए थे मैंने उनको सॉल्व करा देता हूं मैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करता हूं। पहला क्वेश्चन था, द स्ट्रोमा ऑफ द ओवरी कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, नर्व्स, मसल्स, फाइबर्स एंड अ टाइप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड। अंडाशय के स्ट्रोमा में रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं, मांसपेशियां, फाइबर और एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे क्या कहा जाता है। तो ये जो स्ट्रोमा है, जो हम बात कर रहे थे कहां पे, तो आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये फिम्बरी होता है। और आपका फिम्बरी जो है यहां से आपकी ओवरीज होती हैं। ये ओवरीज जो होती हैं इनके अंतर्गत ब्लड वेसल्स भी होते हैं, रक्त वाहिकाएं भी होती हैं, इनमें कई तरह की तंत्रिकाएं भी होती हैं, मांसपेशियां, फाइबर भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है। तो ये पूछा गया कि भाई ये जो ओवरीज होती हैं इनमें आपका प्रोटीन कौन सा होता है। तो जो प्रोटीन होता है उसको याद रखेंगे, कोलेजन कहा जाता है। तो कोलेजन नाम का प्रोटीन इनके अंतर्गत देखने मिलता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज। मादा प्रजनन प्रणाली का प्राथमिक यौन अंग कौन सा है। तो हमने बात की थी जैसे मेल में टेस्टिस होता है वैसे ही फीमेल में अंडाशय होता है, ओवरीज होती हैं। ओवरीज कैसी होती हैं, पेयर में होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फेलोपियन ट्यूब्स को क्या कहा जाता है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा था। उस फेलोपियन ट्यूब्स को ओविडक्ट्स कहा जाता है, डिंब वाहिनी कहा जाता है। ये कल के सेशन में भी मैंने आपको बताया था। तो ये बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस थे। अब आगे लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। इसके अलावा कोई डाउट्स आएंगे इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ जाइए, कोई भी तरह का डाउट्स है उस पर मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा इस लेक्चर की PDF इस टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे। देखते हैं, तो अब हम जो है पढ़ रहे हैं किसका फॉर्मेशन, एग का फॉर्मेशन। अब ये एग या ओवा या ओवम जो होता है या ओवा कहा जाता है, ये फॉर्म कहाँ होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का प्राइमरी ऑर्गन कौन है, प्राथमिक अंग कौन सा है, तो वो ओवरीज है। वहीं पर हमको ये चीज समझनी है। तो भाई जो ओवा बन रहा है वो गेमीट बन रहा है, तो ओवा का फॉर्मेशन। फिर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, ये भी फीमेल के अंदर ही होता है। फर्टिलाइजेशन, ये भी जो है फीमेल के अंदर ही होता है। इम्प्लांटेशन भी, गेस्टेशन भी और पार्ट्यूरेशन भी। तो मतलब सारा का सारा प्रोसेस जो है सिर्फ स्पर्म बनने को छोड़कर सारी चीजें फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होती है। इसलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अब उसी चीज को समझ रहे थे हम। तो देखिए, आज का जो हमारा पूरा एजेंडा है वो है आपका कि किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करता है। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज है वो है ओवरी, जो क्या बनाएगी, ओवा बनाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मतलब जो अंडाशय है वो आपका ओवा का निर्माण करता है, और इस ओवा के अंतर्गत होते हैं 23 गुणसूत्र, मतलब क्रोमोसोम्स। तो बेसिकली ये जो है आपका जो एग का फॉर्मेशन होता है ये फीमेल की लाइफ लॉन्ग होता है क्या, तो नहीं होता है। ये एक एज होती है जिसको मेनार्के से लेकर मेनोपॉज तक कहा जाता है। मेनार्के का मतलब क्या है, तो 12 टू 14 ईयर्स ऑफ एज में मेनार्के मतलब आपका जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसका स्टार्ट होना। देखिए, यहाँ पे जो चीज है थोड़ी ध्यान से समझने वाली है कि भाई जब भी किसी फीमेल का बर्थ होगा, मतलब जन्म होगा, तो जन्म से ओवरी तो होगी लेकिन क्या फॉर्म नहीं होगा, ओवा का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो होगा लेकिन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं होंगी। मतलब द्वितीयक
जो एक लैंगिक लक्षण होते हैं वो नहीं होते हैं। वो कब चालू होते हैं? वो 12 से 14 साल की उम्र में, जिसको मैंने आपको बताया भी था प्यूबर्टी कहा जाता है, वहां से ये चीजें चालू होती हैं, प्यूबर्टी से। हिंदी में इसको यौवना रंभ कह दिया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये इस चीज को मेनार्के कहा जाता है, और जब ये चीज बंद हो जाती है उसको मेनोपॉज कहा जाता है। ये अराउंड 50 इयर्स की एज तक देखने मिलता है। तो इस टाइम पीरियड के बीच में ही क्या हो सकता है? ओव्यूलेशन हो सकता है। ओव्यूलेशन के साथ साथ प्रेगनेंसी जो फीमेल में जो चांसेस होते हैं वो इस टाइम पीरियड में होते हैं। मतलब गर्भ धारण करने की अवस्था, मतलब कि आपका युग्मनज बनना, जाइगोट बनना, फर्टिलाइजेशन होना, ये सारी चीजें इसी टाइम पीरियड के बीच में होती है। और किसकी वजह से होती है? तो ओवरी की वजह से होती है। इसलिए ओवरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपका जैसे स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता था, स्पर्मेटोजेनेसिस कह रहे थे हम, वैसे ही जो ओवा का बनना है उसको कहा जाता है oogenesis। वो क्या कहलाता है? oogenesis। मतलब ओवा का बनना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, इस प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है। अब oogenesis मेनार्के के बाद ही होगा। अब यहां पर देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं कि कई बार जो है फीमेल के इस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हटाना भी पड़ता है, मतलब फीमेल के यूट्रस से या फिर कई बार ओवरीज को ही डायरेक्ट रिमूव करना पड़ता है, कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने की वजह से। तो ये जो एक प्रोसेस है ये भी पूछा जाता है कि भाई उस चीज को क्या कहा जाता है, तो आज वो भी समझेंगे। और साथ साथ यहां पर ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है? प्राइमरी अगर सेक्स ऑर्गन कहा जा रहा है फीमेल्स के लिए, प्राथमिक जो लैंगिक अंग है, ये क्यों है इसको भी समझते हैं, क्योंकि यहां से हार्मोन्स का भी रिलीज होता है, यहां से एंजाइम्स का भी रिलीज होता है। तो ये सारी चीजें देखने वाले हैं। तो भाई आपका जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें यहां पर दो चीजें होती हैं जिसको कहा जाता है ओवरी। हम इसी की बात करने वाले हैं सबसे पहले। ये ओवरी जो है आपकी एब्डोमिनल कैविटी से जुड़ी होती है। यहां पर आपको एक पतली सी रेखा दिख रही होगी, ये किसकी वजह से जुड़ी होती है? तो इसी को कहा जाता है मीसोवेरियम। किससे जुड़ी होती है? मीसोवेरियम से जुड़ी होती है। ध्यान से एक एक चीज समझते चलेंगे। तो भाई कितनी ओवरी? ओवरी है हमेशा पेयर में, अंडाशय है हमेशा जोड़े में, मतलब दो होंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। क्या बना रहे हैं? ओवा बना रहे हैं, एक्स का बना रहे हैं। कितने क्रोमोसोम्स हैं इसमें? 23 गुणसूत्र हैं। किस प्रोसेस से बनाते होंगे? तो मियोसिस से बनाते होंगे, जिसको कहा जाता होगा अर्ध सूत्री विभाजन। इसमें कौन पार्टिसिपेट करता होगा? तो जर्म सेल करते होंगे। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होती हैं। अब देखिए ये जो है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब यहां पर हम सबसे पहले ऑर्गन की ही बात कर रहे हैं। तो पहला ऑर्गन हमारा यही अंडाशय है, इसके बारे में हमारी पूरी की पूरी बातचीत चल रही है। तो इसको हम पहले अच्छे से समझ लेंगे। कुछ चीजें मैंने अभी आपको थोड़ी थोड़ी बताई हैं, फिर हर चीज के बारे में एकदम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर जो है, जो सबसे पहली चीज है, हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? ये है आपका ओवरी। इस ओवरी के पास ऐसा एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इसी को कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब होता है। अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो ओवरी के अंतर्गत यहां पे आपको दिख रहे हैं विकसित फॉलिकल्स होते हैं। इसके अलावा नए अंडे का बाहर का निकलने का भी यहीं से चीजें होती हैं। इसके अलावा कॉर्पस लुटियम भी इसके अंतर्गत होता है। तो भाई ये ऐसी क्या चीजें करता है, क्या क्या इसके अंतर्गत देखने मिलता है, यही चीज तो हमको समझनी है। तो बेसिकली अगर हमने बात की थी तो मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मतलब ओवरीज हमेशा कैसी होंगी? पेयर में होंगी। इसके अलावा जिनकी बादाम के समान आकार होता है, और ये उदर गुहा के वृक्क के पृष्ठ भाग में स्थित होती है, मतलब किडनी के पास ही होती है। प्रत्येक अंडाशय की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर लगभग होती है, और ये श्रोणि भित्ति और गर्भाशय के लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है। अब मैंने आपको ये बता दिया कि ये क्या है, तो ये है मीसोवेरियम। इसी को आप क्या कहते हैं? मीसोवेरियम कहते हैं। अब ये जो है लिगामेंट से जुड़े होते हैं, अंडजन प्रक्रिया के द्वारा अंडे बनते हैं, अंडाशय द्वारा मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन का स्रावण होता है, जो मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को दिखाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अब देखिए यहां पर वापस आइए, अगर हम इस चीज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राथमिक जननांग है। अब
कई बार मैंने बताया कि कई बार मेडिकल कंडीशंस के कारण ओवरीज को रिमूव करना पड़ता है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि अगर किसी की ओवरी रिमूव कर दी गई है, अंडाशय को हटा दिया गया है किसी मेडिकल रीजंस के कारण, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उस चीज को कहा जाता है ओफ्रेक्टोमी। तो अगर किसी की ओफ्रेक्टोमी हो गई है, किसी की ओवरीज हटा दी गई हैं, तो क्या वो ओवा का फॉर्मेशन करेगा? तो आप बोलेंगे कि भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ही नहीं बचा, तो कैसे ओवा का फॉर्मेशन होगा? दूसरी बात, क्या ओवरीज हटाने के बाद इंसान जिंदा रह सकता है? क्या वो फीमेल जीवित रह सकती है? तो बिल्कुल रह सकती है। ओव्यूल्यूशन नहीं हो सकता, oogenesis नहीं हो सकता, गैमेटोजेनेसिस नहीं हो सकता, लेकिन जीवित तो रह सकते हैं। मतलब किसी नई पीढ़ी को जन्म नहीं दिया जा सकता है, लेकिन आपका जीवित रहा जा सकता है। तो ओफ्रेक्टोमी क्या है? रिमूवल ऑफ ओवरी। इसके बाद अगर हम बात करें, ये कौन कौन से हॉर्मोन्स यहां से रिलीज होते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो ओवरी है वो कैसी है? वो एक्सोक्राइन भी है, वो एंडोक्राइन भी है। तो दोनों ही तरह की चीजें इसके अंतर्गत हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। मतलब बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी। अब अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी में मैंने आपको बताया था, एक हार्मोन रिलीज करता है, एक एंजाइम्स रिलीज करता है। एंजाइम्स क्यों चाहिए? क्योंकि वही जो एग होता है वो फर्टिलाइजेशन में मदद करता है, तो उसके अंदर पोषण की बहुत जरूरत होती है, तो उसको वहां से ही चीजें मिलती हैं। अब देखिए, मेन चीज एग्जाम्स में पूछी जाती है कौन कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं यहाँ पे, जो आपको ध्यान से समझने हैं। तो 4 हार्मोन याद रख लीजिए, PERI। अब आप सोचेंगे सर ये कौन से हार्मोन है? पेरी। तो पेरी आप शब्द याद रखिए, मैं हार्मोन्स के नाम आपको बताता हूं। सबसे पहला हार्मोन यहां से निकलता है जिसको कहा जाता है प्रोजेस्टेरोन। दूसरा होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। फिर होता है रिलैक्सिन, और चौथा होता है इनहिबिट। तो आपको समझने आ रहे होंगे कौन कौन से हार्मोन निकल रहे हैं यहां से। प्रोजेस्टेरोन, फिर एस्ट्रोजन, फिर रिलैक्सिन, फिर इनहिबिट। 4 हो गए याद आपको। सबसे पहला प्रोजेस्टेरोन है। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है? तो भाई जो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी है, मतलब कि प्रेगनेंसी जब हो रही है गर्भावस्था में, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंतर्गत प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, जो शिशु है जो वो गर्भ में पल रहा है उसका मेंटेनेंस के लिए ये हार्मोन रिलीज होते रहना चाहिए। प्रोजेस्टेरोन के में जो है कई तरह की पोषण की चीजें होती हैं, प्रोटेक्टिव चीजें होती हैं, ग्रोथ की चीजें होती हैं, ये होती हैं। इसलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनके, वो जब भी डॉक्टर्स को दिखाने जाती हैं तो उनको कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा आयरन की मेडिसिन दी जाती है, जिंक की मेडिसिन दी जाती है। तो आयरन और जिंक जो मिलता है वो प्रोजेस्टेरोन से ही मिलता है, और साथ साथ एक्सटर्नली भी दिया जाता है कि उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी ना हो, कमी ना हो, जिससे जो प्रेगनेंसी है वो मेंटेन रहने में मदद मिले। नहीं होगा तो नहीं होगी, दिक्कत आएगी, बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा, कई तरह के और भी जो है नेगेटिव चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब तक गर्भ में शिशु है प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज होता रहे। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरा हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है फीमेल के अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो मैंने आपको बताए थे, वो किस हार्मोन के कारण होंगे? तो एस्ट्रोजन जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करता है। मतलब द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं, जैसे मैंने बताया था आर्म पिट में बाल आना, प्यूबिक रीजन्स में हेयर्स का डेवलपमेंट होना, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होना, ये सारी चीजें, जैसे मेनार्के जो मैंने आज आपको बताया, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका स्टार्ट होना, ये किस हार्मोन से रेगुलेट होता है? तो एस्ट्रोजन से होता है। और ये एस्ट्रोजन एक तरीके का फैट भी रिलीज करता है जिसको एडिपोज कहा जाता है, जो कई रीजन्स में जाकर एक्यूमुलेट होता है। तो एडिपोज का भी यहां से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा रिलैक्सिन, रिलैक्सिन भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, जो कि आपका क्या होता है? रिलैक्सिन। अब यहां पर जाकर अभी हम पढ़ेंगे कि क्या होता है कि कोई भी भ्रूण जो है, मतलब जो जाइगोट है, वो किस में बदल जाता है? एम्ब्रियो में। ये एम्ब्रियो को पूरा का पूरा पोषण यहीं पे मिलता है। मतलब ये गर्भ जिसको कहा जाता है कि शिशु गर्भ में है, तो वो गर्भ क्या है? वो बेसिकली यहीं पर यूट्रस में रहना, वोम्ब में रहना। तो इसमें जो है बेसिकली रिलैक्सिन हार्मोन जो निकलता रहता है वो यहां पर इसको एडजस्ट करके रखता है, तो रिलैक्सिन भी जरूरत होती है। इसके अलावा इनहिबिट जो होता है ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे FSH,
हॉर्मोन्स वो इसी से रेगुलेट होते हैं। तो आपको याद रखना है इसमें 4 तरह के हॉर्मोन्स यहां से निकल रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिट। तो इनसे पूरा की पूरी भागदौड़ होती है। अब यहां पर देख लीजिए एफएसएच मैंने जो बताया इनहिबिट से होता है। इनहिबिट हार्मोन वैसे मेल्स के अंदर भी देखने मिलता है। ये जो है नेसेसरी होता है ग्रोथ में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी फॉलिकल्स में। इसके अलावा ये मैच्योरेशन करता है ग्रैनुलर सेल्स का। एस्ट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करता है थेका इंटरनल सेल्स, जो कि एंड्रोस्ट्रियन और टेस्टोस्टेरोन करता है, ये मेल्स में भी काम आता है। इसके अलावा एस्ट्रोजेंस का मैंने बताया प्रिपेयर द यूट्रिन एंडोमेट्रियम टू एंटर इनटू प्रोलिफरेटिव फेज, थिनिंग ऑफ सर्विकल म्यूकस, स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सीक्रेट एलएच। अब देखिए इसका मतलब सीधा सीधा यही समझना है आपको, कई तरह की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये मदद करता है एस्ट्रोजन। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि भाई ये तो हो गया क्या आपका, ये तो ओवरी का काम हो गया कि भाई हॉर्मोन्स कौन से थे, ये मैंने आपको बता दिया। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यहां से हॉर्मोन्स के काम क्या होते हैं, वर्क क्या होते हैं, उनको मैंने आपको बता दिया। रिमूवल ऑफ ओवरी को हमने यहां पे डिस्कस कर लिया। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो यहां से अंदर से पूछी जाती हैं कि भाई इसके अंतर्गत जो लेयर है उसको आप क्या कहेंगे, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। और अगर हम ओवरी को बहुत अंदर से देखते हैं तो इसमें 2 चीजें देखने मिलती हैं। एक बाहर की चीज होती है जिसको कॉर्टेक्स कहा जाता है, अंदर की चीज होती है जिसको मेड्यूला कहा जाता है। अब इन्हीं के बीच बीच में आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, फॉलिकल्स मिलेंगे। ये फॉलिकल्स पूछ लिए जाते हैं कि भाई जो ओवरियन फॉलिकल्स हैं जहां से एग और हार्मोन रिलीज होता है, ये किसके पास अटैच होते हैं, तो मेड्यूला के पास अटैच होते हैं। ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, यहां पर जो है बेसिकली ये एकदम आउटर ऑर्गन्स हैं, लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स में जितनी भी चीजें होती हैं वो इससे रिलेटेड होती हैं। यहां पे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। यहां पे हम जो कह रहे हैं ना कि इसके अंतर्गत अगर आप जाकर देखेंगे तो इसके अंदर एक पार्ट होता है जो अंदर का, जिसको मेड्यूला कहा जाता है, और जो बाहर का होता है उसको क्या कहा मैंने, उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। उसी के अंदर ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं जो इस तरीके के आकार के होते हैं। तो ये चीज आपसे पूछी जाती है, ये ओवरियन फॉलिकल्स, इनको लिख लीजिएगा, ओवरियन फॉलिकल्स कहा जाता है। आई थिंक थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे समझने आ रही होंगी चीजें क्या क्या होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप देखिए, अब हमें जो है बाहर की तरफ आने में, अब यहाँ पे आपको यूट्रस जो दिख रहा है, जो यूट्रस है, इस यूट्रस से पहुंचने पे, क्योंकि बच्चा तो यहीं पर पूरी गेस्टेशन पीरियड में जो गर्भावस्था होता है वो यहीं रहता है, तो क्या फर्टिलाइजेशन क्या कोख में होता है, यूट्रस में होता है, यूरिनरी ब्लैडर में होता है, यूरेथ्रा में होता है, यहाँ पे होता है क्या, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए एक अलग साइट होती है, इस चीज को हम समझते हैं। तो देखिए अब जो है मैंने आपको बताया कि ये जो है आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, इस एब्डोमिनल कैविटी से आपका क्या निकले हुए हैं, ये ओवरीज निकली हुई थी। अब यहीं पे मैंने आपको बताया था कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं यहाँ पे इस चीज को पहुंचाते हैं। तो ये पूरी जो चीज होती है इसी को कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब, जो हमने कल डिस्कस भी की थी। आज उसको और डिटेल में समझने वाले हैं। तो फेलोपियन ट्यूब, जिसको ओविडक्ट भी कहा जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये भी कैसी होती हैं, जो फेलोपियन ट्यूब होती है ये भी आपको देखने मिलेगी कि ये भी पेयर में होती है। इसमें कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको फिम्ब्रे कहा जाता है। फिम्ब्रे के बाद ऑस्टियम होता है, ऑस्टियम के बाद इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम के बाद एम्प्यूला होता है, एम्प्यूला के बाद एक जगह होती है जिसको इस्थमस कहा जाता है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको बताया, फिम्ब्रे, ऑस्टियम, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस, इस सारी चीजों को आप ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, डिंब वाहिनी ये कहा जाता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स को देख, तो यहां पर जो ओविडक्ट है हम ये इसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसको मैंने बता दिया फिम्ब्रे है,
इसके बाद यहां पर ओस्टियम होता है, फिर इनफंडिबुलम होता है, इनफंडिबुलम के बाद एम्प्यूला होता है, एम्प्यूला के बाद यहां पे होता है इस्थमस। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं बार बार, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज आपने समझ ली तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसे फेलोपियन नालिका या डिंब वाहिनी भी कहते हैं। अंडाशय के ठीक पास अंडवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है, जो अंडाशय से निकले अंडों को अपने में ले जाता है। और अंडवाहिनी की भित्ति कुंचनशील और रोम युक्त होती है, जिसकी सहायता से अंडा गर्भाशय की ओर गमन करता है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में ही होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन यही होगा। लेकिन कहाँ होगा एग्जैक्टली वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोनों फेलोपियन नालिकाएं गर्भाशय में खुलती हैं। तो ये आपका गर्भाशय है, यूट्रस है, यहीं पर ये दोनों चीजें आ रही हैं। लेकिन मैंने आपको बताया इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इन चीजों पर ही तो हमें फोकस करना है कि भाई कौन कौन सी चीज होती हैं। तो देखिए यहां से ओवरी जो है, जो सेकेंडरी आपके ऑर्गन्स में जा रही है, तो ओवरी क्या बना रही है, तो ओवा बना रही है। इस ओवा को लेने का काम कौन करते हैं, तो इस ओवा को लेने का काम करते हैं ये फिम्बरे। ये फिम्बरे जो होते हैं ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन ओवा को खींच लेते हैं और यहां पर लेकर जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहां पर एक चीज होती है जिसको कहा जाता है ऑस्टियम। ऑस्टियम के बाद इनफंडिबुलम आता है, इनफंडिबुलम के बाद एम्प्यूला। देखिए ये एम्प्यूला जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे कोई पूछे कि भाई फेलोपियन ट्यूब में जो है आपका सबसे लार्जेस्ट, वाइडेस्ट और जहां पर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, जहां पर निषेचन हो रहा है, वो कौन सी जगह है, तो उसको आप बता देंगे एम्प्यूला में होता है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम यहां पे देखते हैं तो सबसे ऊपर है फिम्बरे, फिम्बरे के बाद एक नाम आ रहा है ऑस्टियम, ऑस्टियम के बाद इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद मैंने आपको एक नाम बताया है एम्प्यूला, एम्प्यूला के बाद आ रहा है इस्थमस। ध्यान से समझना है। देखिए फिम्बरे जो है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा ही उंगली जैसा है जो क्या खींच रहा है, जो एक्स को खींच रहा है। फिर वो कहां जा रहे हैं, ऑस्टियम में जा रहे हैं, ऑस्टियम से वो इनफंडिबुलम में जा रहे हैं। अब आप कोई बोले कि भाई ये इनफंडिबुलम क्या है, तो इनफंडिबुलम जो है आप उसको बता देंगे कि भाई इनफंडिबुलम जो होता है ये सिलिएटेड, सिलिएटेड का मतलब क्या होता है, तो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम का बना होता है। समझा रहा हूं मैं इसको। सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम मतलब इसमें क्या होते हैं, कुछ इस तरह के, ऐसे बोल सकते हैं कि आप जैसे कोई फल होगा तो उस फल के अंदर से जो है कई तरह के बाल निकले होते हैं। जैसे आपने कोई फल देखा हो ऐसा जिसके बाहर परत पे थोड़े थोड़े से ऐसे रेशे से निकले हों, मतलब वो रेशे ऐसे हों जो सिलिया शेप में हो, सिलिएटेड हो, तो इस तरह का आकार होता है। या जैसे आपने नारियल देखा हो, नारियल जब सूख जाता है तो उसके बाहर ऐसी कैसे होते हैं, ऐसे बहुत सारे रेशे से होते हैं, तो इसके अंदर भी क्या होते हैं, वो रेशे होते हैं। वो रेशे का काम क्या है, ये जो एग गया है इस एग को ऊपर की तरफ और ले जाना। तो वो कौन ले जा रहा है, वो इनफंडिबुलम ले जा रहा है क्योंकि वो सिलिएटेड है। अब देखिए एम्प्यूला, एम्प्यूला को कहा जाता है ये सूजा हुआ हिस्सा होता है, स्वलन हिस्सा होता है। और ये जो है क्या होता है, वाइडेस्ट होता है, बड़ा सा होता है। और यहीं पर क्या होता है कि जो स्पर्म गया होता है वो स्पर्म जाकर कहां मिलता है, वो आपका एम्प्यूला में मिलता है। तो एम्प्यूला को बोला जाता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन का मतलब जहां निषेचन होगा, वो निषेचन किस स्थान पे होगा, तो निषेचन एम्प्यूला पे होगा। और यहां पर निषेचन के बाद ये इस्थमस एक ऐसा रास्ता होता है जहां से निकल कर कहां आ जाता है, तो ये आपका कोख में मतलब यूट्रस में आता है। और यूट्रस में ये ब्लिस्टोसिस्ट के बाद ये धीरे धीरे जाइगोट से किसमें, एम्ब्रियो में बदलता है। और यहां पर इसको 9 महीने रहना है। तो ये जो यूट्रस की बाहर की वॉल है जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, वहां पे जाके अटैच हो जाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। अब देखिए फिर से आ जाइए वो वाली प्रोसेस पे। सबसे पहला क्या होना चाहिए था, गैमीटोजेनेसिस होना चाहिए था। अब गैमीटोजेनेसिस में स्पर्म और ओवा का बनना, वो तो हो चुका है, यहां पर ओवा बन चुका है और स्पर्म मेल में बन चुका है। दूसरा प्रोसेस क्या था, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब कि स्पर्म का
फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चला जाना। फिर तीसरा प्रोसेस क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो कहां हो रहा है, आपने सीख लिया, एम्प्यूला में हो रहा है। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है। तो इम्प्लांटेशन कहां होता है, यूट्रस में होता है। ये जाकर बच्चा यहां पर चिपका रहता है, 9 महीने तक यहीं पे रहता है। तो ये जो यूट्रस के एंड्रोमेट्रियम में जाकर जुड़ना, इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन। और फिर इम्प्लांटेशन के बाद गेस्टेशन, इम्प्लांटेशन, फिर गेस्टेशन, फिर रिलैक्सिन हार्मोन का यूज करके पार्ट्यूरेशन। कई बार जो डॉक्टर्स होते हैं वो नॉर्मल डिलीवरी की जगह सिजरिन डिलीवरी कराते हैं, जिससे उनको ज्यादा पैसा मिलता है। तो वो कई बार रिलैक्सिन हार्मोन को जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है उसकी जो है मतलब ऑपोजिट दवाइयां दे देते हैं, एंटी ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस लगा देते हैं, जिससे उनको ज्यादा बिल बनाने मिले। अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, इनको जो है बहुत अच्छे से जो है मॉनिटर किया जाता है, लेकिन कई लोग पैसों के लालच में ऐसा करते हैं। तो वो बॉडी के उन हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो आपको समझने आ रहा होगा कि बेसिकली ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहां हुआ, फेलोपियन ट्यूब में हुआ। फेलोपियन ट्यूब में क्या क्या आता है तो आप सीख गए। अब सबसे पहले फिम्ब्रे, फिर ऑस्टियम, ऑस्टियम के बाद इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम के बाद एम्प्यूला, एम्प्यूला के बाद इस्थमस से होता हुआ वो गर्भ में आएगा। तो बेसिकली अगर यहां तक आपका एम्प्यूला तक स्पर्म नहीं पहुंच पा रहा है तो कभी फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो जितने भी बर्थ कंट्रोल मेथड्स होते हैं उनमें एक ये प्रोसेस किया जाता है कि भाई स्पर्म को यहां पहुंचने ना दिया जाए। तो ये भी एक चीज आप याद रखेंगे। तो ये समझने आ गई। अब देखिए बेसिकली अब ओवरी से, फिम्ब्रे, फेलोपियन ट्यूब से अब कहां पर आ गए हैं, अब आ गए हैं यूट्रस पे। तो आप समझ लेते हैं थोड़ा सा यूट्रस के बारे में। यूट्रस वैसे तो आपने बहुत कुछ मैंने आपको बताया ही हुआ था कि यूट्रस की जो बाहर की वॉल होती है इसको पेरीमीट्रियम कहा जाता है। उसके बाद बीच वाली जो होती है मायोमेट्रियम होती है, और जो अंदर वाली होती है उसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। अब एंड्रोमेट्रियम पे ही तो कौन जाकर जुड़ रहा है, तो एंड्रोमेट्रियम पे मैंने आपको बताया कि भाई जो भ्रूण है वो वहीं जाकर चिपकता है, इम्प्लांटेशन होता है। लेकिन साथ साथ यहां पर दो चीजें और भी होती हैं। इसमें यह होता है कि दो चीजों का बनना होता है एंड्रोमेट्रियम में। एक कहलाता है जिसको कहा जाता है आपका स्ट्रक्चर बेसिलिस, और एक होता है स्ट्रैटम। यहां पर दो चीजें बनती हैं, याद रखेंगे। स्ट्रैटम एक बेसिलिस और एक बनता है फंक्शनैलिस। तो भाई क्या है कि यहां पर आपका हर मंथ इनका फॉर्मेशन होता है। बेसिलिस हर महीने बनेगा, और अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो जो स्ट्रैटम फंक्शनैलिस है वो ब्लीडिंग के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलेगा। इसी चीज को हर मंथ कहा जाता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स जो आती हैं वो बेसिकली इसी के कारण होती है। और वो कहां होती हैं, इसी की अंदरूनी परत पर दो चीजें होती हैं, एक जो मैंने बताया स्ट्रैटम बेसिलिस और स्ट्रैटम फंक्शनैलिस। बेसिलिस हर महीने बनना, प्रेगनेंसी नहीं होना तो वो फिर बाहर निकलकर बॉडी से चले जाना ब्लीडिंग के फॉर्म में, और फिर नए मंथ में फिर से बनना बेसिलिस। तो ये स्ट्रैटम बेसिलिस और ये चीजें होती हैं। तो गर्भाशय केवल एक होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं, ये दो हो चुके हैं, ये दो चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही होता है। इसे वूम्ब भी कहा जाता है, बच्चादानी भी कहा जाता है। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी हुई नाशपाती जो ऑपोजिट पियर के शेप में होता है। गर्भाशय का निचला सिरा संकीर्ण भाग योनि में खुलता है, जिसे गर्भाशय ग्रीवा भी कहा जाता है। सर्विक्स वेजाइना में जाता है ये। तो अब देखिए ये चीज तो मैंने आपको बताई थी। अब देखिए यहां पे ध्यान से, इसकी जो परत होती है, इस परत पर हर महीने क्या बनता है, स्ट्रैटम बेसिलिस। अब स्ट्रैटम बेसिलिस ये चीज बनती है, वो इसलिए भी बनाई जाती है कि ताकि जो है जो एम्ब्रियो हो उसको प्रोटेक्शन मिल पाए। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है कंफर्म तो स्ट्रैटम फंक्शनैलिस ये बॉडी से बाहर निकलता है हर मंथ, जिसको मेंस्ट्रुएशन या मासिक धर्म कहा जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या चीज बाहर आती है, तो स्ट्रैटम फंक्शनैलिस का ही जो है फ्लश आउट होना होता है बॉडी में। तो यहां पर आप देखेंगे, मैंने आपको बता दिया ओवरियन या लिगामेंट, ये मैंने आपको ये बताया कि यहीं पर जाकर भ्रूण जो है इम्प्लांट होता है। तो ये यूट्रस की पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और यहां पर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे सर्विक्स और वेजाइना होता है, जिससे जो है शिशु बाहर निकल कर आता है, और हमेशा जो है सर बाहर आता है पहले, फिर पांव बाहर में आते हैं। तो इस तरीके से रिलैक्सिन हार्मोन ये जो है इसी रास्ते से ये चीज होती है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने मेल में बताया था, तो यूरेथ्रा जो होता है वहां पर स्पर्म को भी लेकर आता है, सीमेन को भी लेकर आता है, यूरिन को भी लेकर आता है। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है।
फीमेल्स में जो बर्थ होता है वो एक अलग रास्ते से होता है और जो यूरिन पास होती है वो एक अलग ऑर्गन से पास होती है। तो इस तरीके से ये पूरी चीजें होती हैं। गर्भाशय ग्रीवा जिसको सर्विक्स यूटेटरी से बढ़कर एक पेशीय लचीली नलिका के रूप में होती है जिसे वेजाइना कहा जाता है। और स्त्रियों में जो आपका यूरिन वाला होता है और जनन क्षेत्र ये दोनों अलग अलग होते हैं। इनमें बर्थोलिन नामक एक ग्रंथि पाई जाती है जो क्षारीय द्रव एल्कलाइन चीजों को निकालती है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन उत्पन्न किए जाते हैं जो गौण लक्षणों को प्रकट करते हैं, गोनाड्स को बनाते हैं। तो ये चीजें फीमेल्स के अंतर्गत होती हैं जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं। आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस चीज को अच्छे से मैंने बताया हुआ है, हो सकता है आपको ये क्वेश्चन सारे बन जाए। ओवरियन मेडुला कंटेन्स मेनी राउंडेड और ओवल बॉडीज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटम, ओवरियन फॉलिकल्स, कॉर्पस एल्बिकन्स या एंट्रम। डिंब ग्रंथियां मेडुला में कई गोलाकार या अंडाकार शरीर होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? पित्तपिंड, डिंब ग्रंथि कूप या कॉर्पस अबिकन्स या कोटर। ये मैं पढ़ा चुका हूं आज की क्लास में। द ओपनिंग ऑफ द इनफंडिबुलम इनटू द बॉडी कैविटी इज कॉल्ड इस्थमस, एम्पुला, ऑस्टियम या थैलोमस। इनफंडिबुलम का शरीर गुहा में खुलने का जो है वो स्थान कौन सा होता है? इस्थमस, तुम्बिका, ऑस्टियम या चेत। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड। डिंब वाहिनी के अंतिम भाग को क्या कहते हैं आप? इस्थमस कहते हैं, एम्प्यूला कहते हैं, ऑस्टियम कहते हैं या थैलेमस कहते हैं। इस्थमस, तुम्बिका, ऑस्टियम या चेतक। इसमें आंसर करना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। क्लास देखी होगी तो आपको बनी जाएंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स आते हैं इन सोशल मीडिया हैंडल पर जुड़ जाइए। लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड करेंगे। कोई तरह के सजेशंस हैं वो यहाँ पर भी दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर की सारे बच्चे कोशिश करें, भले गलत आंसर हो लेकिन कोशिश जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मैं उनके आंसर्स लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।